हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते जी, नमस्कार। कैसे हैं? लेट हो गए आज हम 1 मिनट। पिछली क्लास में छोड़ने में लेट हो गए, इसलिए अगली में आने में लेट हो गए। मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, जस्ट क्लास को लाइव करने में लग जाते हैं 1-2 मिनट तो। जी। राजू कुमार, सलोनी, अंजलि, प्रिंसी, बिश्नोई, हेलेना, माया। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या, तो प्लीज आप मुझसे बिना संकोच किए पूछ सकते हैं। हम आपके ही हैं, किसी और के हैं ही नहीं। हाँ जी, एनी डाउट? साइड से नहीं दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा? अरे यार, तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। क्या नहीं दिख रहा साइड से? मुझे देख के आना पड़ेगा। क्या नहीं दिख रहा साइड से तुझे? सब तो दिख रहा है। अच्छा, वो तुझे देखना भी नहीं यार, मैं उसको हटा दूंगी। ले अभी, वो तो ऐसे ही आ रखा है। ये ले। अब ठीक है रवि? नाउ फाइन। वो तो स्लाइड्स हैं यार, आगे चलेंगी ना वो तो। बीइंग का यूज मैम। बेटा बीइंग, बी की फोर्थ फॉर्म है। जैसे कि प्ले की प्लेइंग होती है, इसी तरह बी की बीइंग होती है ना। अब वो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो अलग हो गई बात, अदरवाइज तुम्हें क्या इशू है उसके अंदर? उसके पर्टिकुलर यूज या फिर आईएनजी या क्या वो सीखना चाहते हो? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव रिपीट कर दीजिए, एक दूंगी ना। मुझे कोई डाउट नहीं आता आपसे पढ़ के। ये देखो, एक महान कहता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव रिपीट कर। इससे अच्छा तो उस वीडियो को दोबारा ना देख ले, मैं उस क्लास को दोबारा रिपीट करूं? है निक्कू जी? एवरीथिंग इज ओके मैम, नो मैम, नो डाउट, गुड मॉर्निंग, नो डाउट। यस मैम, ऑल ओके। कुछ भी डाउट नहीं मैम, सब कुछ समझ में आ गया। ओके। और कोई? निक्कू जी हैं बस एक हमारे बैच में, महान आत्मा। उनकी आरती वारती उतारी जाए। क्या कह रहे हैं मुझसे? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव रिपीट, क्लास रिपीट कर दीजिए प्लीज मैम। है बेटा, गंदी बात ना ऐसे तो, गलत हो जाएगा ना। देखो सब कह रहे हैं क्लास रिपीट कर ले भाई। सब तेरे को सलाह दे रहे हैं निक्कू, क्लास को दोबारा देख ले नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ओके जी, वेरी गुड, यू आर राइट। अब निक्कू कहेगा मैं चलता हूँ फिर, जब मुझे सब सलाह दे रहेंगी मैं क्लास ही दोबारा देख लूं। मतलब बेटा जी, मुझसे दोबारा पढ़ाओ, इससे अच्छा खुद ही देख लो। और रही बात की थोड़ा रिपीट करने की, वो तो कर ही दूंगी मैं, है ना? है ना? चलो जी। कल की क्लास में हमने सीखा। अच्छा, इससे पहले हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। और वो अब क्या होती है बेटा, ध्यान से बस, है ना? अब बात नहीं। इसके एट्रीब्यूट क्या है, मतलब इसकी फॉर्म बेसिकली मैं कहूँ वो। प्राइमरी जो वर्ब्स है हमारी, बी, डू और हैव हम सीख चुके हैं। इसके अलावा हम वॉइस का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। एटलीस्ट हमें आइडेंटिफिकेशन पता है कि क्या होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने पिछली क्लास में आपको ट्रांसिटिव इंट्रांजिटिव की स्टोरी बताई थी, फिर भी थोड़ी सी रिपीट अभी करूंगी, है ना? ओके। 6 नंबर पे हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का भी आइडिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा आज इसको डिटेल में रिलेट करूंगी, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसके अलावा हमने सीखा लिंकिंग वर्ब क्या होती है। फिर इसके साथ ही हमने सीखा लिंकिंग वर्ब है तो दो कॉन्सेप्ट हमारे, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, है ना, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हम सीख चुके हैं कि ये क्या होता है। बेटा ये सब चीजें आपको आती हैं तो क्लास को आगे की पढ़िएगा, अदरवाइज पिछली क्लास को देखिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ती हूँ। मैंने कुछ आपको, यहाँ तक तो हमने कर लिया था शायद। टी ग्रोज इन अ कोल्ड क्लाइमेट, है ना? टी दे ग्रो वीट। हमने कहा था यहाँ पर जो ग्रो हमारी वर्ब है, इसके बाद में प्रपोजिशन आया है। तो वॉट का आंसर बेटा देखने को नहीं मिला, है ना? वॉट का आंसर देखने को नहीं मिला, होम का आंसर देखने को नहीं मिला।
तो ये वर्ब यहाँ पर कैसे बिहेव कर रही है, इंट्रांजिटिव बिहेव कर रही है। कैसे बिहेव कर रही है, इंट्रांजिटिव बिहेव कर रही है। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने कहा दे ग्रो व्हीट, है ना, मैंने कहा वो उगाते हैं, मैंने पूछा क्या उगाते हैं, तो इस क्या का उत्तर मुझे व्हीट ने दे दिया, है ना, गेहूं ने दे दिया। तो मैंने पूछा क्या उगाते हैं, उसने कहा गेहूं उगाते हैं, और क्या का उत्तर अगर दे दिया है तो वो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव। तीसरा हमने देखा द चेयर हैज ब्रोकन, मैंने कहा टूट गई है, बोला क्या टूट गई है, चेयर टूट गई है। तो भाई इससे मैं आपको बता दूं कि चेयर टूट चुकी है, बेसिकली हम ये कहने हैं कि चेयर टूटी हुई है, तो किसी ने तो तोड़ी होगी डेफिनेटली। वैसे इस सेंटेंस को ना थोड़ा ऐसा होना चाहिए, या तो हैज बीन ब्रोकन या इज ब्रोकन, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है ना सेंटेंस के अंदर। अगर इसे एक्टिव कहेंगे तो हमें ट्रांजिटिव कहना चाहिए, इंट्रांजिटिव कहना चाहिए। वैसे ये ट्रांजिटिव है क्योंकि हमने ये कहा कि क्या टूटी हुई है। अगर इसका यहाँ पर पैसिव वॉइस मैं क्रिएट कर दूं ना भाई, अब मैं आज इस सेंटेंस के ऊपर आपकी क्लास होगी कि पैसिव वॉइस फॉर्मेशन, है ना, इसे आप यहाँ पर स्टार लगा के छोड़ दीजिए। अभी मैं समझाती हूँ कि पैसिव वॉइस फॉर्मेशन में हम क्या कहें, ट्रांजिटिव कहें, इंट्रांजिटिव कहें। ठीक है जी, आज की क्लास का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम अभी पढ़ के आए हैं स्टॉप, सेल, ब्रेक, स्प्रेड, बॉयल, ये सारी वर्ब डूइंग और हैपनिंग को कहती हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं हमारी ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। अब रिपीट करती हूँ एक बार, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिनके बाद ऑब्जेक्ट होता है। बेटा क्लास को शुरू कर रही हूँ, है ना, आप क्लास को शुरू कर रही हूँ, वो पिछला था सब। जिनके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब हमने कहा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको दो क्वेश्चन करने होते हैं, है ना, व्हाट और दूसरा whom। अगर व्हाट और whom का आंसर मिल जाए तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है, और अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है। ये पहली बात निकू कुमारी जी देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, अगर मैंने कहा मैम व्हाट और whom का आंसर ना मिले और कुछ और मिल जाए तो क्या कहूं, तो हमने कहा ये आंसर नहीं मिल रहा तो हो सकता है हमें वेयर का आंसर मिले, व्हेन का आंसर मिले, हाउ का आंसर मिले, है ना। अगर हमें ये वाले आंसर मिलते हैं तो ये हमारे ऑब्जेक्ट नहीं कहते, ये हमारे एडवर्ब के आंसर होते हैं। और अगर एडवर्ब के आंसर मिल रहे हैं या फिर जो भी मिल रहा है यार व्हाट और whom के अलावा, तो फिर यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो कैसी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा जी, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये आपकी पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था और अब फिर कर रही हूं। अब हमने कहा कि ये बोर्ड प्रॉपर नहीं दिख रहा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मैं कैमरे में देख रही हूँ तो सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है, ऐसा तो कुछ खास है भी नहीं बेटा जितना आप इन प्रॉपर, सिर्फ आपको 1 2 3 नहीं दिख रहे थे और तो सब कुछ दिख रहा था। चलो लो, अब तो दिख रहा होगा। हाँ जी हाँ जी बेटा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमें सीन समझ में आया। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि मैम हमें दूसरा दिन हो गया आज ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ते हुए, पेपर में कैसे आता, और मेनली हमारा फोकस तो एग्जाम है ना, ज्ञान से तुम्हारा मतलब नहीं है, अभी तो नहीं है क्योंकि तुम टीचर नहीं बनना चाहते है ना, वो हम लोगों के लिए है तो हमें डीपली पढ़ना पड़ता है। पर आपका कंसर्न तो ये होगा कि मैम पेपर में कैसे आते हैं। आपके सामने बेटा कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, मैं इसे हटा दूं, ये तो आपका रिवीजन था जो मैंने पिछली क्लास में करवाया था, अब इसको हटा देती हूँ और बात करते हैं कि ये जो हम खेल सा खेल रहे हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, ये पेपर में कैसे आता है इसके बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, दे मीट टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम न्यू टू मी, दे डिमांड फॉर स्वीट्स, दे रिजेंबल टू देयर फादर, आई कैन अफोर्ड टू दिस कॉस्टली कार। अब मैं बात करती हूँ, मैं कहने को ये भी कह सकती हूँ, आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा आपको ये सारी जो वर्ब लिखी हैं, ये सॉरी वर्ब, ये देखो ये लिखी,
मैंने भी जोड़ के मैं भी बता सकती हूँ, मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेसिस्ट है, जॉइन है, मीट है, नो है, रिजेंबल, आस्क, टेल, स्ट्रेस, अफोर्ड, इन्वेस्टिगेट, रीच, डिमांड, अवेट, कॉम्प्राइज, फेस्ट, ये सारी की सारी वर्ड हमारे प्रपो इनके बाद प्रपोजिशन नहीं आती है ना, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ऐसा कहने से आप समझेंगे नहीं चीज को, भाई अल्टीमेटली तो चीज यही है, पर याद तो नहीं की जा सकती ना, इसका कारण समझिए कि ऐसा होता क्यों है। सिर्फ ये स्लाइड लगा देना या किताब में ऐसा लिख देना आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए आपको ये समझना होगा कि ये होता क्या है। मैंने इसी स्लाइड से 8-10 वर्ब को उठाकर एग्जाम्पल्स बना दिए हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, दे मीट टू हिम, और मैं कहूं इसके बाद प्रपोजिशन नहीं आएगा, जो कि रूल है, ठीक है, कि मीट के बाद प्रपोजिशन नहीं आता। भाई क्यों नहीं आता, इसे समझने के लिए मैंने कल से आपको आज तक समझा रही हूं। क्या समझा रही हूं? दे मीट, आंसर पूछिए हुम, आंसर आया हुम का हिम, आया या नहीं आया? मैंने कहा दे मीट, वो मिलते हैं, किससे मिलते हैं? हिम से मिलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम है? और भाई अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास है और उसका उत्तर भी सही बन रहा है, वोट या होम लगा के बन रहा है, तो भाई वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसा रिश्ता है जो चिपक के चलता है। और वर्ब को ऑब्जेक्ट से दूर मत करिए, क्योंकि अगर आपने इसके बीच में प्रपोजिशन लगा दी तो अब ये जो हिम है ये आपका मीट का ऑब्जेक्ट नहीं रहा, किसका बन गया? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो मीट तो बेचारी अकेली रह गई, और मीट को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो हिम आपको उत्तर दिख रहा है, दे मीट हिम, वे उससे मिलते हैं। अगर ये हुम का उत्तर दे रहा है तो ये हुम हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है और किसका? वर्ब का, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट आपस में चिपके हुए होने चाहिए, इनके बीच में प्रपोजिशन नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात? अगला समझते हैं, राम न्यू टू मी। भाई उस स्लाइड से रट्टा मारने को नहीं बोलूंगी, आप थोड़ा चेक करिए क्या ये सही है। राम मुझे जानता है, तो मैंने कहा किसे जानता है? आपका उत्तर आया मुझे जानता है। अगर उत्तर आया है तो ये ऑब्जेक्ट है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, और इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, तो इस टू को कट करिए। भाई ऐसी ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इनके और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आता, एक केस को छोड़ के। उस केस का डिस्कशन हम अभी करेंगे 2 मिनट बाद, नहीं 5 मिनट बाद। कभी नहीं आता वैसे बेटा, कभी नहीं आता, सिर्फ एक केस में आता। उस केस का डिस्कशन अभी हम बाद में करेंगे, उसका कारण है, उसका कारण है, अदरवाइज वहां पे भी नहीं आता, ठीक है। आगे देखिएगा, दे डिमांड फॉर स्वीट्स। क्वेश्चन पूछिए, दे डिमांड, उन्होंने, ये वे डिमांड करते हैं, बोला डिमांड करते हैं, या तो होम का आंसर दीजिए या वॉट का। अगर दिया तो ऑब्जेक्ट होगा, तो पूछिए दे डिमांड वॉट, वो क्या डिमांड करते हैं? मिठाई डिमांड करते हैं। अब आपको लग रहा होगा मैम ये भी तो ठीक है, वो मिठाई के लिए डिमांड करते हैं। मिठाई की डिमांड होती है, ना कि मिठाई के लिए डिमांड करते हैं। क्या डिमांड करी? स्वीट्स डिमांड करी है उन्होंने, मिठाई डिमांड करी है। अब ये अलग बात है कि तुम और ही सेंस करिए मैं मिठाई के लिए डिमांड करी है, नहीं यार। अच्छा हम कहते हैं दे अटैक, इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। तुम्हें तो ये भी ठीक लगता है, पर बेसिकली बात ये है इंडिया ने पाकिस्तान पे डिपेंड अटैक किया है। वर्ब लाइक लैला, ऑब्जेक्ट लाइक मजनू है। भगवान, लैला मजनू तो अलग अलग हो गए थे विशाल।
दे डिमांड 4 स्वीट्स नहीं, दे डिमांड स्वीट्स। तो डिमांड के बाद हमें फॉर प्रपोजिशन को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये उत्तर दे रहा है व्हाट का, और अगर उत्तर दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब का है, और आपस में चिपका के चलिए, प्रपोजिशन को बीच में से हटाइए। नेक्स्ट देखिएगा, दे रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है के जैसा दिखता है, वह अपने पिता जैसा दिखता है। रिजेंबल का मतलब ही होता है जैसा दिखता है, तो डोंट यूज टू। दे रिजेंबल, वो वे दिखते हैं, हमने कहा होम, किसके जैसे, देयर फादर। तो होम का आंसर देख रहे हैं हम, क्योंकि रिजेंबल के अंदर ही होता है कि ये जैसे दिखते हैं, अपने फादर जैसे दिखते हैं, तो डोंट यूज प्रपोजिशन विद रिजेंबल। तो होम का आंसर आ रहा है देयर फादर, और अगर आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो वर्ब का है। नेक्स्ट देखिए, आई कैन अफोर्ड, मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मैंने कहा क्या अफोर्ड कर सकते हो, दिस कॉस्टली कार, तो टू लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपने देखा मीट, न्यू, डिमांड, रिजेंबल, अफोर्ड, ये जो वर्ब हैं इनके साथ प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल, दे हैव क्वालिफाइड। दे हैव क्वालिफाइड, मैंने पूछा व्हाट, उत्तर दीजिए। पुलिस हैज इन्वेस्टिगेटेड, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया व्हाट। ही हैज ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर करी क्या। दे हैव नॉट कंट्रोल्ड, वो किसको कंट्रोल नहीं कर सकते, होम। उत्तर देके देखिए, उत्तर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर कोई बात नहीं, आ रहा है लेकिन। दे हैव क्वालिफाइड, आपको लगेगा मैम इन ठीक तो है, उन्होंने टेस्ट में क्वालिफाइड किया, बेटा गलत वर्ड है, टेस्ट क्वालिफाई किया है ना कि टेस्ट में क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो व्हाट क्वालिफाई, क्या क्वालिफाई किया, टेस्ट एग्जाम। द पुलिस हैज इन्वेस्टिगेटेड ऑन दिस मैटर, इन्वेस्टिगेट के साथ ऑन नहीं लगाइए, है ना, क्यों नहीं लगाइए, केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं करते, केस इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो सही फॉर्मेशन को सीखिए। तो इसने व्हाट का उत्तर आया, केस इन्वेस्टिगेट किया। ही हैज ऑर्डर्ड 4 स्वीट्स, अब होने को आप कहें कि मैं मिठाई के लिए ऑर्डर किया, मिठाई ऑर्डर करी है, व्हाट, स्वीट्स। दे हैव नॉट कंट्रोल्ड, अब आप कहें मैम ये तो ठीक लग रहा है, बच्चों के ऊपर कंट्रोल, बच्चों को कंट्रोल ना कि बच्चों के ऊपर कंट्रोल, अननेसेसरी प्रपोजिशन आप नहीं लगा सकते हो। दे हैव नॉट कंट्रोल्ड, उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, किसको नहीं कंट्रोल किया यार, अपने बच्चों को नहीं किया। डोंट यूज ओवर, डोंट यूज फॉर, डोंट यूज ऑन, डोंट यूज इन। तो अगर मैं कहूं कि क्वालिफाइड अगर वर्ब है हमारी, इन्वेस्टिगेट वर्ब है, ऑर्डर वर्ब है, कंट्रोल वर्ड है, तो इनके साथ प्रपोजिशन को यूज मत करिए, प्रपोजिशन को यूज मत करिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, आई एडवाइज्ड टू हिम, या फिर हिम, हिम, मैंने उसको एडवाइस दी है ना। अफोर्ड अभी हमने सीखा, ठीक है। ऑर्डर मैंने अभी सीखा, मिठाई ऑर्डर करी। क्वालिफाई एग्जाम दिया, है ना, मैंने उससे पूछा, मैंने उसको बताया कि जैसा दिखता है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं ना कि आई नो टू यू, है ना। अब मैंने कहा आई रीच्ड टू दिल्ली, नहीं आई रीच दिल्ली, दिल्ली पहुंचा, है ना। दे डिमांड, उन्होंने डिमांड करी, मिठाई की डिमांड करी थी फॉर एग्जाम्पल, तो मिठाई डिमांड करिए, के लिए नहीं, डिमांड के साथ फॉर का यूज मत करिए, है ना। ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, उसने क्या आंसर दिया, मेरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो था उसका आंसर आपने दे दिया है, तो उसका आंसर ही तो आंसर होता है, आंसर के साथ भी आप प्रपोजिशन मत लगाइए। पास करा है, एग्जाम पास करा, फेस करा, मुझे फेस किया। वॉन्ट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता है, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट योर कार, तो इसका मतलब आई वॉन्ट टू यू नहीं, आई वॉन्ट टू योर कार नहीं। तो हम यही प्रपोजिशन, गौर करिए मैंने यहां पर लिखे हैं,
क्वालिफाइड, इन्वेस्टिगेट, ऑर्डर, कंट्रोल, जो इंपॉर्टेंट है उनके तो मैंने एग्जांपल ही बना दी। मीट, न्यू, डिमांड, रिजेंबल, अफोर्ड, इनके साथ आप प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। और प्रपोजिशन का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सारी की सारी वर्ब आपसे उत्तर चाहती हैं क्या और किसे का। और अगर ये क्या और किसे का उत्तर चाहती हैं तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब है। और अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्या इतनी सी बात मेरी क्लियर होती है भाई? क्लियर हुई बात? तो ये आपको सीखना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला समझते हैं कि हमारी जो ट्रांसिटिव वर्ब है, मैंने कहा था ना एक केस को छोड़कर, उस केस का डिस्कशन अभी हमें करना पड़ेगा। ट्रांसिटिव वर्ब दो तरीके की हो सकती है। डाई ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब जो होती हैं ऐसी वर्ब्स जिनके दो ऑब्जेक्ट हों उन्हें क्या कहते हैं? डाई ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है ऑब्जेक्ट्स दो तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं बेटा? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या क्या हो सकता है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई याद करके बताइए मुझे, डायरेक्ट कौन होते हैं अदर देन पर्सन, और इनडायरेक्ट कौन होते हैं? पर्सन। अब देखिए यहां तक तो बात नॉर्मल थी। क्या थी? कि एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है, या तो वो व्हाट का रिप्लाई है या होम का रिप्लाई है। और भाई अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए कि दोनों रिप्लाई मिल जाए एक ही क्वेश्चन में, इज इट पॉसिबल? मतलब कि वर्ब के दो रिप्लाई हैं, वोट भी है और होम भी है। ऐसी वर्ब जिनके दोनों रिप्लाई अवेलेबल हों, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट पर्सन को कहते हैं, डायरेक्ट अदर देन पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए डाई ट्रांजिटिव वर्ब का। दे गेव अ बुक टू मी, दे गेव मी अ बुक। उत्तर पूछ के आते हैं ना, पूछते हैं। दे गेव, इस गिव वर्ड के बारे में बात करते हैं ना। गिव एक ऐसी वर्ब है जिस डाई ट्रांजिटिव है। उन्होंने दिया, पहली बात तो क्या दी और किसे दी? बोला किताब दी और मुझे दी। आगे देखिए, दे गेव, उन्होंने दी, किसे दी? हिंदी में लिखती हूं, किसे दी और क्या दी? तो दोनों उत्तर हैं या नहीं? मैंने कहा गिव डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। गिव मतलब मैंने दी, बोला क्या दी? किताब। किसे दी? मुझे। तो जब दो दो आंसर हो वर्ब के तो ऐसी वर्ब डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। पर अब हमें पता होना चाहिए, हमारे पेपर में हमसे पूछा जाता है सही सीक्वेंस कि लिखें कैसे। भाई अगर दो दो आ जाएं, किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें? बाद में जिसको लिखना है तो क्या तरीका है? तो भाई ये दोनों तरीके हैं। पहला तरीका, जब आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? अदर देन पर्सन। दे गेव अ बुक, अब मैंने कहा उन्होंने किताब दी। अब जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लें तो बीच में आपको प्रपोजिशन का यूज करना है। यही सी केस की मैं बात कर रही थी कि सिर्फ एक केस को छोड़ के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रपोजिशन आती है। क्यों आती है इसे समझिएगा, इसके साथ कभी नहीं आती। अगर आपने कहा दे गेव मी, उन्होंने मुझे दी एक बुक, इसके बीच में, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में यहां पर कोई प्रपोजिशन नहीं आती, सिर्फ यहां पर आती है। क्यों आती है इसे समझते हैं। व्हाई? मेरे पास ये कुर्सी है और एक ये मैं हूं। मेरी बात समझना, एक मैं हूं और एक ये कुर्सी है। कुर्सी मेरा लाभ ले सकती है या मैं कुर्सी का? मेरा, मैं हूं होम और कुर्सी है वॉट, है ना? मतलब कि मैं इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट। कुर्सी मेरा लाभ ले सकती है या मैं कुर्सी का लाभ ले सकती हूँ? कुर्सी मेरा लाभ नहीं ले सकती, मैं कुर्सी का लाभ ले सकती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि मैं हूं, है ना, जो कि सुमन है, इनडायरेक्ट सुमन है, और डायरेक्ट ये चेयर है। अगर चेयर पहले आया है तो ये रिसीवर सुमन बनेगी इसकी। हाँ, अब ये जब रिसीव करेगी इस कुर्सी को
तो अपने साथ प्रपोजिशन लेगी, मेरे लिए या मेरी तरफ अप्रोच, इस तरीके की। लेकिन अगर उल्टा होता कि पहले सुमन फिर चेयर, या सुमन कल आप चेयर ले पाएगी, जैसा कि यहां पर था, ये मी मतलब सुमन, बुक मतलब चेयर। सुमन का लाभ चेयर नहीं ले सकती, तो नो प्रपोजिशन। चेयर का लाभ सुमन ले सकती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रपोजिशन। बस इतनी सी बात है। सिर्फ एक केस है जहां पर प्रपोजिशन को यूज किया जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि यहां पर आपका बीच में इनडायरेक्ट को आप रिसीवर कहते हो, और किसी वर्ब के व्हाट का रिसीवर whom होता है। व्हाट का रिसीवर अगर whom होता है तो हमें प्रपोजिशन को यूज करना है। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक हैं। या तो आपको लिखना पड़ेगा ये दे गेव अ बुक टू मी, या फिर लिखना पड़ेगा दे गेव मी अ बुक। जब आप पहले मी को ले आएंगे तो प्रपोजिशन कुछ नहीं, दोनों को एक साथ लिख दीजिएगा। बट अगर आप बुक को आप पहले लाएंगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करने के लिए बीच में प्रपोजिशन को आना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई भैया? हाँ बोलो अगर समझ में आई, तो फिर अगला क्वेश्चन आपको करना है। आ गई है? ठीक है, तो ठीक लिख के बताओ अगर गलत है तो। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ। चारों सेंटेंस को 2 मिनट ही बोलते हैं। लिखो। ध्यान से, आराम से, सोच के। 1 मिनट और बचा बेटा, जल्दी करो। अभी तुमने तो कहा हमें समझ में आ गया। आ गया है तो फिर ठीक बनाओ सेंटेंस। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा बनाया है, और अगर किसी ने नहीं बनाया तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। ही बिल्ट, बिल्ट एक ऐसी वर्ब है जो डायरेक्ट ट्रांसिटिव है, दोनों आंसर देगी। ही बिल्ट, मैंने कहा व्हाट, अ ट्री। होम, फॉर होम, तो बोला चिल्ड्रन। ट्री हाउस, ये पूरा ही है। तो भाई बच्चों के लिए बनाया है ट्री हाउस, तो व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट। अगर इंसान बाद में आया है तो बीच में, इन दोनों के बीच में प्रपोजिशन आनी चाहिए, है ना। और कौन सी ठीक लग रही है? फोर, है ना, बच्चों के लिए। ही बिल्ड अ ट्री हाउस फॉर चिल्ड्रन। टू डेस्टिनेशन होता है, फोर मतलब के लिए होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ही बिल्ड अ ट्री हाउस फॉर चिल्ड्रन, क्या लगाना चाहिए? फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, और ये जो पर्सन है, पर्सन से पहले, अगर पर्सन बाद में आ रहा है तो उससे पहले प्रपोजिशन लगेगी। आई गेव जैक, जैक एक पर्सन है, ठीक है, तो पर्सन पहले आ गया और ये वोट का रिप्लाई बाद में। तो ऐसे केस में अगर वोट का रिप्लाई बाद में है तो प्रपोजिशन की बीच में कोई जरूरत नहीं। आगे देखिएगा, ही लेफ्ट, लेफ्ट भी हमारी डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ड है। मैंने कहा ही लेफ्ट व्हाट,
नथिंग, होम, चिल्ड्रन। अब आपने देखा अगर पर्सन बाद में आया है तो दोनों के बीच में प्रपोजिशन होना चाहिए और बोलना चाहिए he left nothing for his children when he died. I shall send, पर्सन पहले आ गया है और वोट का रिप्लाई बाद में। अगर वोट का रिप्लाई बाद में है तो प्रपोजिशन की कोई नीड नहीं। पहला क्वेश्चन, ही बिल्ड अ ट्री हाउस फॉर चिल्ड्रन। आई गेव जैक, जैक एक पर्सन है, द कीज। आई गेव जैक द कीज। बेटा वॉट के रिप्लाई से पहले प्रपोजिशन नहीं आती, पर्सन के रिप्लाई से पहले प्रपोजिशन आती है। पर्सन से पहले प्रपोजिशन, वॉट से पहले नहीं। पर्सन से पहले हाँ, रिपोर्ट चीज है, क्या का उत्तर है वॉट। वॉट के रिप्लाई से पहले प्रपोजिशन को यूज नहीं किया जाता। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैम? आई गेव द कीज टू जैक। जैक एक लड़का है। क्या ये सेंटेंस ठीक है? सुदीप्ता बैग मैम फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या दिक्कत है बेटा? आई शैल सेंड, मैं भेजूंगा। बोला होम, किसे भेजेगा और क्या भेजेगा, है ना? तो ये क्या का रिप्लाई था? क्या के रिप्लाई से पहले टू थोड़ा ना आता है। हाँ, अगर ये होता आई शैल सेंड द रिपोर्ट टू हर, तो टू हर बाद में होता तो चल जाता हमारा काम। यही तो मैंने सिखाया है। अगर पर्सन है बाद में तो उससे पहले प्रपोजिशन को यूज कर लीजिए, और अगर चीज है कोई तो प्रपोजिशन को यूज मत करिए। हाँ जी, कोई डाउट? क्लियर? तो ये जो वर्ब है इन्हें डाई ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप सोच भी सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसको विश किया और क्या विश किया, किसको शो किया और क्या शो किया, क्या गाया, किसके लिए गाया, क्या लिया, किसके लिए लिया। जैसे कि खरीदा, किसके लिए खरीदा, ऑफर दिया और क्या ऑफर दिया, पे किया, किसके लिए किया, प्रॉमिस किया, किससे किया, क्या किया और प्रॉमिस में, बनाया, किसके लिए, ब्रिंग, लाया, किसके लिए लाया। तो ये सारी की सारी वर्ब डाई ट्रांसिटिव बन सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल डाई ट्रांसिटिव हो सकती है। तो अगर ये डाई ट्रांसिटिव में आपको दिखती है तो जो मैंने समझाया है उसे देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब्स हैव ऑब्जेक्ट, सो पैसिव वॉइस ऑफ देम कैन बी पॉसिबल। ये क्या बात है मैम? अब सीखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वॉइस। दो तरीके की होती है, एक्टिव को पैसिव में क्रिएट करते हैं आप। सब वाक्य को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, वैसे तो हो सकता है आप वॉइस ना समझते हो, पर अगर थोड़ा सा कभी याद हो यार थोड़ा बहुत, तो बेसिकली ऐसा होता है पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट। और जब हमें पैसिव बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाती है, वर्ब का बी प्लस थर्ड फॉर्म बन जाता है और सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आता है अच्छी बात है, बचपन से बिल्कुल भूल गए हो तो अलग बात है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आपको अगर दिया होता है तो आप एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को यहां लाना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाली जगह पर लेके जाना पड़ता है, और वर्ब को बनाना पड़ता है बी प्लस थर्ड फॉर्म। अगर मैं कहूं पूरा वॉइस चैप्टर इन्हीं दो लाइन पर टिका है और कुछ भी नहीं। इतना सा पता है बेटा जी? इतनी सी बात तो पता है कि माम सब्जेक्ट को यहां ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को यहां ले आते हैं और वर्ब यहां पर आ जाती है। ठीक है, नहीं पता तो इसको दिमाग में रखना है। अब हम अगली बात करते हैं। तो हमने कहा कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पहला काम तो होगा ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाना, तभी तो सेंटेंस शुरू होगा। और दूसरा वर्ब, वर्ब को बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना।
और सब्जेक्ट को फिर पीछे लेके जाना है, वो हमारे हाथ की बात है, देख लेंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ। आई आई बाय हाउस। चलो इसे भी छोड़ो आप, बहुत सिंपल बनाते हैं। शी प्लेज बैडमिंटन। ठीक है बेटा, समझ लो, बहुत जरूरी है। शी प्लेज बैडमिंटन। ओके, अब मैंने कहा कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ। आता है ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव वॉइस बनाने का एक तरीका, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ। ले आए, शी प्लेज वॉट। पहले तो ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा यार, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है तो। शी प्लेज वॉट, आपने कहा वह खेलती है, क्या खेलती है, बैडमिंटन। तो वॉट का रिप्लाई किसने दिया, बैडमिंटन ने। ऑब्जेक्ट मिल गया। अरे बेटा जी ऑब्जेक्ट मिल गया, मिल गया मैम। ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, वॉट का रिप्लाई पूछ लिया हमने, तो बैडमिंटन को आगे ले आऊं, ले आई। वर्ब को बी प्लस थर्ड फॉर्म बनाना आता है बेटा, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, सीख रखा है तो भी ठीक है, नहीं सीख रखा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। प्लेज हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पहली बात तो मुझे थर्ड फॉर्म बनानी है इसकी, प्लेड बना दी। अब लिखना है बी, बी का कौन सा फॉर्म लिखूं, ये कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो मैं भी फर्स्ट ही लिखूंगी बी का। तो लिख दूंगी बैडमिंटन इज प्लेड। सेकंड होता तो सेकंड लिख दी, इज प्लेड। अब इस शी को पीछे लेके जाना है, हर, ऑब्जेक्टिव केस, शी को हर बना दिया, पर बीच में एक प्रपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। ये हमारा बेसिकली वॉइस है, बैडमिंटन इज प्लेड बाय हर। इतनी बात क्लियर है, बैडमिंटन इज प्लेड बाय हर। अब आपको सिर्फ इतना आना चाहिए इस लाइन से कि हमने बैडमिंटन को आगे लाया है, बस सारे बच्चे इसे सीख जाएं। आगे का सीखना है ना सीखना है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैडमिंटन आगे लाए हैं इतना तो सबको पता होगा। अब तुम एक काम करो, मुझे वॉइस चेंज, ये आ गया भाई, तुम हाँ कह रहे हो कि आ गया मैम ये हमें, तो फिर एक काम करो, इसका इसका वॉइस चेंज करके बताओ। बहुत आसान दिया है ये भी मैंने। राम वेंट होम। करो, 1 मिनट तुम्हारे पास। करो, 1 मिनट ले लो, जैसा भी आ रहा है वैसा करो, शुरू तो करो। करो करो जल्दी। वेरी गुड शिखा, वेरी गुड हिमांशु। वेरी गुड प्राची। Home is gone by Ram. Home is gone by Ram. Very good. Home was gone by him. Okay. Home was went by Ram. Home was gone by him. Great. Home was gone by Ram. Okay. Suraj, very good. Rahul, Nusrat, wow. Mahinder, home was gone by Ram. Home was went by Ram. Home was gone by Ram. Wow. तुम्हें फांसी पे ना लटका दूं सारों को।
तो सारे गधे भर्ती हो गए हो क्या मेरे बैच में? क्या सिखा रही हूँ इतनी देर से कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 दिन हो गए मेरे को ऑब्जेक्ट बताते हुए। होम वाज गॉन, शर्म नहीं आती? क्या है ये? राम गया, क्या गया राम? किसने गया राम? कुछ है? ऑब्जेक्ट है ये कहाँ का उत्तर है? राम कहाँ गया? बोला घर गया। राम वेंट, क्या गया? बताना क्या गया राम? ये जो वर्ब तुम्हें दिख रही है, तुम्हें ये ट्रांजिटिव वर्ब दिख रही है क्या? पढ़ के देख लो, नहीं याद करनी तो वर्ब कौन सी क्या होती है। कहाँ का उत्तर है ये? और कहाँ का उत्तर ऑब्जेक्ट होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, एडवर्ब का उत्तर होता है वो। और जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर आगे कैसे ले आए? बेशर्मो। भाई होम को आगे तभी तो लाऊंगी जब ये वर्ड का उत्तर देगा, जब ये ऑब्जेक्ट होगा। अभी तो बताया था कि पहला देखना है कि ऑब्जेक्ट आगे लगाना है। ऑब्जेक्ट है नहीं, होम कोई ऑब्जेक्ट है? इतना दुखी क्यों कर रहा हूं मुझे? ऐसा मन करे तुम पढ़ाना छोड़ दो। मुझे पढ़ाना नहीं आता शायद, है ना? मैं पढ़ाना छोड़ देती हूँ। धन्य हुई मैं तुम्हारा जैसा बैच पाकर। 10 बालकों को छोड़ के सारे के सारे गधे भरती हैं। मेरा सही था, मेरा सही था, छोड़ दिए मैंने वो 10 बालक, बाकी तो सब गधे हैं। सॉरी बोल रहे हैं और मुझे, और आधे तो अभी सॉरी भी नहीं बोल रहे। और मैं नहीं पढ़ाती, पहले सब सॉरी बोलो कान पकड़ के। मैं नहीं पढ़ाती वरना सब सॉरी बोलेंगे। सॉरी का मतलब जानते क्या होता है? माफ करना, है ना? माफी। सॉरी का मतलब होता है वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। नहीं पढ़ाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हें इस तरीके से पढ़ाना ही नहीं चाहिए। मैं भी कहाँ इतना ज्ञान देने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे सीधा कहना चाहिए, अगर सेंटेंस के बाद में होम दिख जाए तो बनाना मत, पैसिव वॉइस, कुछ ऐसा पढ़ाना चाहिए। मुझे तो आता भी नहीं कैसे पढ़ाते हैं, रूल वूल से आता ही नहीं सच्ची में। मुर्गा बन जाएंगे मैम, बट पढ़ा दीजिए सब सॉरी। जब तक सबका सॉरी नहीं आएगा मैं आगे पढ़ाऊंगी नहीं। और सॉरी का मतलब भी ये होता है कि मैं दोबारा नहीं करूंगा। सबका पढ़ रही हूँ मैं, सबका नाम नहीं दूंगी। आगे से गलती नहीं करूंगा पक्का, देख लेना। मेरा तो सही था मैम, क्या मुझे भी सॉरी बोलना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो मत बोलो जिसका सही था। बेटा जी, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, तुम्हें थोड़ा सा शौक दे रही हूँ। किसी से भी नहीं होता, बड़े से बड़े धुरंधर भी परेशान हो जाते हैं कि वो इस बनेगा या नहीं बनेगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं उससे हमें ये सब नहीं आ सकता, है ना? बट यार तुम्हारा गुड लक या बैड लक, मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। और आपको मुझसे पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। मुझे आता ही नहीं, मुझे खुद ही नहीं आते रूल, तुम्हें क्या यूज कराऊंगी, है ना? इसका कारण है कि क्यों नहीं बनता ये सब आप सीख गए होंगे। अब तो मत बनाइएगा। अब मैं, आपने सॉरी बोला है और इस सॉरी का मतलब ये है, इसका जो है राम वेंट होम, ये ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं तो पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब एक काम करो, इन तीनों को बना दो। चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, आगे से गलती नहीं करेंगे तो 3 सेंटेंस लिखे, इनका बना दो।
ठीक है, संभल के कदम रखने पड़ेंगे, हाँ संभल के रखने पड़ेंगे मेरे बैच में तो। अच्छा, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या बात है? नॉट पॉसिबल। पहले का नहीं है, तीनों का नहीं? अब तो डर लग रहा है मैम सेंटेंस बनाने में। अरे डरो मत बेटा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं तो ऐसे ही तुम्हारे मजे ले रही हूँ, मुझे पता है वो तुम नहीं, सब गलत करते हैं। नहीं बनेगा, सेकंड भी नहीं बनेगा, अरे वाह कोई भी गलत नहीं कर रहा इस बार तो। ये नहीं बनेगा। वाह हिमांशु जी, वाह प्राची, विशाल, क्या बात है संगीता। नॉट पॉसिबल, कमल जाट, जूली, हेलेना। नहीं बन रहा? हेलेना नहीं बन रहा तो ये बोलो ना मैम, बनेगा नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं है मैम इसमें, इन तीनों में ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके बिश्नोई जी, हम अगर ऑफलाइन पढ़ते तो आप हमारी पिटाई करती। हाँ माया शर्मा, बहुत पिटाई करती, हाथ खड़े करवा देती तुम्हारे। पर बहुत मजा आता है मुझसे ऑफलाइन पढ़ने में बच्चों को। अब तो मैं पढ़ाती ही नहीं, छोड़ दिया। बट बहुत मिस करती हूँ ऑफलाइन क्लासेस को भी। वो जो जो सामने रहते हैं ना बच्चे, उनकी जो शक्लें होती हैं, जैसे मैंने अभी डांटा ना तुम्हें, तो जो सामने होते हैं तो मतलब गर्ल्स तो बेसिकली बहुत मतलब बहुत स्वीट बिहेव करती थी क्लास में, जैसे मैं ऐसे डांट देती थी तो फिर मना भी लेती थी, मैं डांट लेती थी, पहले उनका मुंह सैड हो जाता था, फिर जाते जाते तक भी ठीक भी कर देती थी। तो इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। बट मेरी ऑनलाइन क्लासेस इतनी बढ़ गई कि मैंने ऑफलाइन छोड़ दिया। ऑफलाइन में एक समस्या थी कि मैं एक टाइम पर 400 बच्चे पढ़ा सकती हूँ, 500 पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि एक हॉल में इससे ज़्यादा कैपेसिटी के साथ फिर पढ़ाना लॉजिकल नहीं था। और ऑनलाइन में फिर मैं देश भर के लाखों बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, बट ऑल्सो अबाउट माई टैलेंट, अबाउट माई क्वालिटी। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी पैसा नहीं, पैसा ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो पैसा तो है ही है ऑब्वियसली। और सेकंड चीज की, मुझे अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा लेती हूँ, तो क्यों ना मैं मैक्सिमम लोगों तक रीच मेरी जाए। आप भी बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करें। मान लो कि आप ऑफलाइन पढ़ते हो और आपका कोई फ्रेंड दूर रहता है, तो वो कैसे पढ़ पाता? तो अभी आपके ही बहुत सारे दोस्त इधर उधर से मुझसे पढ़ते रहते हैं, है ना? तो एक फायदा भी है, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ जी। आपने कहा मैम तीनों के नहीं बनेंगे, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इट हैपन्स ट्वाइस इन अ ईयर, ये साल में 2 बार होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो लिखा नहीं है ना? तो साल में 2 बार होता है। व्हाट का रिप्लाई नहीं है, होम का भी रिप्लाई नहीं, तो हमने कहा बेसिकली तो व्हाट के रिप्लाई से पैसिव बनते हैं, तो नहीं बन रहा। ही डाइड फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, वह रोड एक्सीडेंट में मर गया, तो रोड एक्सीडेंट नहीं मरा, ये क्या का रिप्लाई नहीं है? वैसे तो बहुत सिंपल है कि प्रपोजिशन है तो कोई सेंस ही नहीं है। 2 बार होता है, कितनी बार, कितने का उत्तर एडवर्ब होता है ना? कैसे का उत्तर हाउ का उत्तर, और हाउ मच, हाउ मैनी का उत्तर। तो दे सिंग, वह गाता है, क्या गाता है नहीं लिखा कि वह गाना गाता है, ऐसा नहीं लिखा। बोला कैसा गाता है, कैसा, कैसा गाता है, बोला बहुत मीठा गाता है। तो गाना होता, सॉन्ग होता तो हम समझते अलग, पर हमने कहा स्वीटली, मीठा मीठा गाता है। तो ये तीनों के तीनों में ही ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भाई कोई भी इन तीनों सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकता। तो दुनिया में ऐसे भी सेंटेंस हैं जिन्हें पैसिव वॉइस में लिखा नहीं जा सकता, वो सेंटेंस हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इनडायरेक्टली, जैसे कि ये वर्ब है हैपन्स, इसे कोई करता नहीं है, होता है। इसका मतलब इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। भाई बारिश होती है, सूरज चमकता है, चांद चमकता है, बादल फटता है। तो दिस इज अ वर्ब, हैपन इज अ वर्ब दैट इज प्योरली इंट्रांजिटिव, जिसका रिसीवर हो ही नहीं सकता, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है? मैंने कहा ही डाइड, भैया अगर किसी ने मारा होता तो किल्ड होता, मरा है, वो मरा है, समझो बात।
हो रहा है मतलब हो रहा है, नॉट ऑब्जेक्ट। डाइड, मर गया है मतलब वो मर गया है यार। अगर किसी और ने मारा होता तो हम किल्ड कहते। और खैर सिंह को तो नहीं मैं कह सकती। पर ये जो वर्ब है हमारी, हैपन है, डाइड है, ये प्योरली इंट्रांजिटिव है। इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट कभी देखने को नहीं मिलेगा। और भाई अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये गारंटी है कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सीख गए हम तो मैम पैसिव वॉइस बनाना। हाँ जी, क्या बात हो। इंट्रांजिटिव वर्ब्स don't have any object, so the passive voice of them never be possible, always use in active voice। तो आपकी happen, died, ये जो वर्ब है आपकी, ये आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी, पैसिव वॉइस में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं भाई। क्लियर मेरी बात? ओके कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, है ना, ध्यान से सोचिए, कुछ ऐसी वर्ब हैं देखने को मिल सकती है आपकी जिनके बाद लिखा होगा कि इंट्रांजिटिव है। सोच के देखिएगा ऐसा क्यों है, वो इंट्रांजिटिव है मतलब कैसे हैं, उस चीज को मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि क्यों होती है। भाई किसी का होना एक घटना है, उसका रिसीवर कोई नहीं है, करने वाला कोई नहीं है, उसे कोई करता नहीं है। जैसे कि मैंने कहा फोन की वारंटी एक्सपायर हो गई है, तो एक्सपायर एक वर्ब है ना, एक्सपायर हो जाना, कोई करता है इसे? क्या पैसिव वॉइस बन सकता है? क्या इसे पैसिव में लिख सकती हूँ? एक्सपायर वर्ब को पैसिव में लिख सकती हूँ? सोच के बताओ मुझे, अरे बोलो, क्या पैसिव वॉइस को, क्या एक्सपायर को लिख सकती हूँ पैसिव वॉइस में? नहीं लिख सकती, लिख ही नहीं पाएंगे आप, देख लीजिएगा, चाहे किसी भी सेंटेंस में देख लीजिएगा, नहीं लिखी मिलेगी आपको, और लिखी है तो गलत है। ऐसी डाई भी है, मरता है मतलब आदमी मरता है यार, वो पैसिव नहीं बना सकते हो आप, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे हमारी अगली पार्ट है हमारा एक्शन वर्ब के बारे में। टाइम हमारे पास बहुत कम है, अरे यार, और बेटा थोड़ा सा जल्दी करूंगी क्योंकि ये बहुत इजी है और ये आपको आता है, इजी चीजें इतना। देखो कुछ हमारी रेगुलर वर्ब होती है, कुछ इरेगुलर वर्ब होती है, एक्शन वर्ब का पार्ट पढ़ा रही हूँ, है ना। तो एक जो रेगुलर वर्ब होती है जिनका नाम ही रेगुलर है, तो एक कांस्टेंट पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे मैंने कहा एक्सेप्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एक्सेप्टेड, थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड, ठीक है। बट कुछ फॉर्म हमारी, कुछ वर्ब इरेगुलर होती है जिनका नाम ही कह रहे हैं कि इरेगुलर, इसका मतलब वो एक नॉर्मल पैटर्न नहीं यूज करती। हमें बचपन में ऐसा लगता था, काश ऐसा हुआ करता कि जैसे प्ले, प्लेड, प्लेट बन रही है, हर वर्ब के साथ ईडी ईडी लगाने से काम चल जाता, पर हर वर्ब के साथ ईडी लगाने से काम नहीं चलता। मैंने आपसे पूछा सिंग की सेकंड फॉर्म, आपने कहा सैंग, एंड थर्ड वन इज संग। तो इसका मतलब इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करती। अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों, तो इसका आंसर मैं दे देती हूं। एक का नाम एक ही क्यों, दो क्यों नहीं रख लिया, दो को एक क्यों नहीं लिख लिया, एक को एक ही क्यों कहते हैं, 10 क्यों नहीं कहते, 9 में क्या बुराई थी। इसको जो हम पढ़ते ही एक बोलने की कोशिश करते हैं, 9 बोलने में क्या दिक्कत है। तो तुम्हारा माइंड कितना बुरा सेट है ना, 9 नो, इसे 9 भी तो बोल सकते थे। एक को एक ही क्यों कहा, दो को दो ही क्यों कहा, दीवार को दीवार ही क्यों कहा, इसका नाम कुर्सी क्यों रखा। तो ये फालतू बातें नहीं करना, ठीक है। कुछ चीजें लैंग्वेज के फंडामेंटल है, हिंदी के भी अपने फंडामेंटल है, मैथमेटिक्स की भी अपनी फंडामेंटल टर्म्स है, इंग्लिश की भी अपनी फंडामेंटल टर्म्स है, ठीक है। क्लियर? इस तरह से मैम स्कूल में पढ़ा होता, बेटा स्कूल में तो किसी ने नहीं पढ़ाया, मुझे ही नहीं पढ़ाया आज तक, मैंने ही खुद पढ़ा है। हाँ जी, आगे आपके सामने एक सेंटेंस लिखे, ही हैज कटेड 4 ट्रीज सिंस मॉर्निंग। सुबह से वो 4 पेड़ काट चुका है, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंस आते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक्शन वर्ब, है ना, एक्शन वर्ब। ये कौन सी पूछी जाती है उनके बारे में बता देती हूँ। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम रहते हैं। कट, पेपर में आएगा एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो आपने देखा कटेड लिखा है, और आपको अगर नहीं पता कि कट की तीनों फॉर्म कट 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 होती हैं तो गलत हो जाएगा ना।
कट, वेरी गुड, अगर पता है बहुत अच्छी बात। द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड, 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 ब्रॉडकास्टेड ठीक है, नहीं ब्रॉडकास्टेड ठीक नहीं है। ब्रॉडकास्ट भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ ईडी नहीं आता, इसकी भी तीनों फॉर्म एक जैसी रहती है, ब्रॉडकास्ट, 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 तीनों फॉर्म एक जैसी रहती हैं बेटा इसकी भी। He has put a glass of water on the table, put it नहीं होती, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो बात ठीक है, बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ये भी ठीक है, पैसिव वही सही है। द न्यूज वाज ब्रॉडकास्टेड ऑन एयर, ही हैज के बाद थर्ड फॉर्म, तो पुट की भी तीनों फॉर्म एक जैसी रहती है, जैसे कट की रहती है ना, पुट, पुट, पुट। और देख ले, द टायर बस्टेड अवे, बस्टेड नहीं, सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, बस्ट की सेकंड फॉर्म बस्ट ही रहती है, तीसरी भी बस्ट ही रहती है। ये उन वर्ब्स की बात कर रही हूँ जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। ऐसे ही द ऑपरेटर्स हैज के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, पर शटेड नहीं होता, कट कट कट, शट शट शट, पुट पुट पुट। तो हमारी कुछ वर्ब हैं, इनके में से इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ आपको, कट, पुट, स्टार लगा रही हूँ, जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट एंड ओवरकास्ट, आजकल ये बहुत आने लगे। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी रहती हैं, जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी रहती है, कट कट कट, पुट पुट पुट, बिड मतलब बोली लगाने वाला बिड, बैट शर्त लगाने वाला, रेड छुटकारा वाला, बस्ट, थर्स्ट। अच्छा ये याद रखिएगा, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ओवरकास्ट, कास्ट 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 है ना, कास्ट, कास्ट 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 कास्ट, याद हो जाएंगे, आसान है। और दूसरा एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कट, शट, पुट, हिट, ठीक है जी। तो कल की क्लास में आप इन सब को रिवीजन करके आइएगा, पता होनी चाहिए आपको। टाइम हो गया भाई, हाँ, आई हैव टू गो, बाय बाय, कल मिलती हूँ आपसे। याद करके आइएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा कि हाँ कौन कौन सी वर्ब ऐसी हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती है। इंपॉर्टेंट पे मैंने स्टार लगा दिया जो बार बार एग्जाम में आ रही हैं। और हाँ, आज की रात को यूट्यूब की जो क्लास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। जब भी आपके लिए यूट्यूब पे कोई सेशन रहा करेगा तो मैं आपको बता दिया करूंगी। तो आज का जो सेशन है आपके लिए डेडिकेटेड है, तो आप जो रात की क्लास है, आज मंडे है, हाँ, आज रात को 9 बजे यूट्यूब पे क्लास रहेगी, वो आप लीजिएगा। और आपको बहुत कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, क्योंकि जब तक हम चीजों को ये नहीं पता कि आती कैसे हैं एग्जाम में, तब तक हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जजमेंट करना कि पढ़ना किस तरीके से है। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए डेडिकेटेड है, रात को 9 बजे क्लास आप ले लीजिएगा। ठीक है, जब भी हुआ करेगी मैं बता दिया करूंगी।